हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूं बेटा। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। नो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? जैसे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट द ट्रांसफर। ट्रांसफर पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो हम ट्रांसफर की बात नहीं करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी की बात करेंगे। हीट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, मेनली मैकेनिकल वर्क में, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। सो नॉट द ट्रांसफर बट द ट्रांसफॉर्मेशन। हीट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देना किसी दूसरी फॉर्म में, मेनली मैकेनिकल वर्क में। जैसा कि हम जानते हैं हमारे हीट इंजन, थर्मोडायनेमिक स्टडी करने के बाद आपको हीट इंजन की वर्किंग अच्छे से समझ आ जाएगी। व्हाट इज अ हीट इंजन और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। बेटा हीट इंजन मेनली हीट को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में। हीट को कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल वर्क में। हीट टू मैकेनिकल वर्क। आप जानते हैं हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो। सपोज हमारे पास एक यहां पे सोर्स है जिसका टेम्परेचर हायर है T1, और दूसरी साइड एक लो टेम्परेचर वाला रिजर्वायर है T2। अगर T1 T2 से बड़ा है, अगर T1 हायर टेम्परेचर पे है, तो हमारे पास एक मटेरियल होगा जिसको हम बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। ये वहां से कुछ हीट लेगा, इस हीट को मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करेगा, जो बची हुई हीट है वो ट्रांसफर कर देगा। जो ये Q2 हीट है जो कन्वर्ट नहीं हो पाई मैकेनिकल वर्क डन में, उसको वापस सराउंडिंग्स में लूज कर दिया जाएगा, या लो टेम्परेचर वाली जगह पे। देखिए हीट T1 से T2 की ओर अपने आप फ्लो करेगी। इन बिटवीन रास्ते में हमने इसमें से क्या ड्रॉ किया? मैकेनिकल वर्क। फिर वैसे ही आप पढ़ेंगे रिवर्स हीट इंजन। व्हाट इज अ रिवर्स हीट इंजन? रिवर्स हीट इंजन बेटा हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर को। रेफ्रिजरेटर ठीक इसके ऑपोजिट काम करता है। ये लो टेम्परेचर से हीट निकालता है। रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट का टेम्परेचर लोअर होता है, यहां से हीट निकालता है। इसमें भी हम एक वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हैं। वर्किंग सब्सटेंस जनरली एक आइडियल गैस होती है और हाई टेम्परेचर पे हीट को छोड़ता है। लेकिन इसके लिए ये वर्क नहीं करेगा, हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहां हम वर्क करते हैं तो ये ठंडी जगह से हीट उठा के गर्म जगह पे रखते हैं। हीट का नेचुरल फ्लो कहां से कहां है? हाई टेम्परेचर टू लो। हाई टू लो जब जब हीट फ्लो करेगी, ये अपने आप फ्लो करेगी। इन बिटवीन हम इसमें से मैकेनिकल वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अगर लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर आपको हीट पहुंचानी हो, ठंडी जगह को और ठंडा करना हो, तो आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स के डोमेन में हम यहां पे फाइनली लास्ट में ये दो चीजें पढ़ेंगे। इससे पहले ये सब चीजों को अच्छे से समझने के लिए, इनकी वर्किंग, हमें कुछ बेसिक स्टडी करने पड़ेंगे जो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेकिन ये जो हीट इंजन और रिवर्स हीट इंजन, रिवर्स हीट इंजन बेटा रेफ्रिजरेटर को हम कहते हैं। रेफ्रिजरेटर हो या एसी हो, रेफ्रिजरेटर और एसी, इसी को हम रिवर्स हीट इंजन कहते हैं, या फिर हम इसे हीट पंप भी कह सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज हीट पंप। तो हम इसको हीट पंप भी कह सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं फ्लूइड्स के केस में। पानी अगर हाई ऑल्टीट्यूड पे स्टोर्ड है, या छत में या आपके घर पे ओवरहेड टैंक में पानी स्टोर्ड है, तो ऊपर से नीचे अपने आप ये फ्लो करता है। हाई पोटेंशियल टू हाई ग्रेविटेशन पोटेंशियल टू लो, ये अपने आप फ्लो करेगा, राइट? जब पानी ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा, अगर रास्ते में आप एक डायनमो कनेक्ट कर दें, एक टरबाइन कनेक्ट कर दें, एक डायनमो, तो वो डायनमो क्या करेगा? पानी ऊपर से नीचे अपने आप आ रहा है, ऑन द वे ये डायनमो को घुमाएगा। डायनमो को घुमाएगा तो डायनमो उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा। पानी का नेचुरल फ्लो हाई ग्रेविटेशन पोटेंशियल टू लो, इसी बीच में हमने इसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली। बट अगर लो से हाई पोटेंशियल पे आपको पानी पहुंचाना हो, अंडरग्राउंड टैंक से पानी ओवरहेड टैंक की ओर अगर आपको पहुंचाना हो, तो भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ेगी। नेचुरल फ्लो है हाई पोटेंशियल टू लो, लेकिन अगर लो टू हाई पहुंचाएं, उसके लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज वाटर पंप। यहां बात किसकी हो रही है? वाटर की। तो वाटर पंप, वैसे हीट का नेचुरल फ्लो है हाई टेम्परेचर टू लो, बट लो टू हाई पहुंचाने वाली जो डिवाइस है उसको हम बोलेंगे हीट पंप। वाटर पंप, हीट पंप। हीट ऊपर से नीचे अपने आप फ्लो कर रही है, बीच में हमने मैकेनिकल वर्क एक्सट्रैक्ट किया इससे।
लेकिन अगर लो टू हाई पहुंचा रहे हो, आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा सिस्टम पे। जैसे पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो आपने उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली, नीचे से ऊपर पहुंचाना है तो खुद नहीं जाएगा, इसके लिए आपको वाटर पंप यूज करना, और वाटर पंप को इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ेगी, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। चलिए एनीवे वन बाय वन चलते हैं आगे। थर्मोडायनेमिक्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फिलहाल जो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई है यहां थर्मोडायनेमिक्स में, सो इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स, मेनली मैकेनिकल वर्क डन एंड वाइस वर्सा। तो जब हम हीट की बात कर रहे हैं तो बेटा क्यों ना सबसे पहले हम बात कर लें कि व्हाट इज हीट, ये हीट क्या चीज है। सबसे पहले आई थी बेटा कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। तो ये कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट हमें क्या बताती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हीट को माना जाता था कि हीट इज अ मासलेस फ्लूइड, ये एक फ्लूइड की तरह, एक मासलेस फ्लूइड की तरह, जो कहां पे है, विच फिल्स द पोर्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड है, लेकिन ये मैटर फ्लूइड नहीं है, ये मासलेस फ्लूइड है। इस फ्लूइड को नाम दिया गया कैलोरिक। और क्या बताया गया, कैलोरिक की प्रॉपर्टी भी है कि ये हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ये अपने आप फ्लो करेगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और जिस बॉडी को कैलोरिक दिया जाए उसका टेम्परेचर राइज करेगा, और जिस बॉडी ने कैलोरिक लूज किया उसका टेम्परेचर फॉल करेगा। तो ये थी कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। कोई हॉटर बॉडी के कांटेक्ट में कोल्डर बॉडी रखो तो हीट हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी ट्रेवल करती है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। बट गलत क्या था, जब हमने हीट को एक फ्लूइड माना जो हाई टेम्परेचर टू लो फ्लो कर रहा है। कब तक, जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। ये ठीक वैसा ही हो गया जैसे मैं आपके सामने मान लीजिए यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं। यहां पे दो वाटर टैंक्स हैं, एक में वाटर यहां तक फिल्ड है, एक दूसरा, ये आ गया हमारा एक वाटर टैंक पहला वाला जिसमें वाटर यहां तक फिल किया हमने। एक दूसरा वाटर टैंक ले रहा हूं मैं यहां पे, जिसमें लेट अस से कि वाटर लेवल उस लेवल तक नहीं है, थोड़ा वाटर का लेवल लोअर है, पानी कम है इसमें, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे पानी इस लेवल तक है। अब आप इन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दोगे, तो जैसे आप पाइप से कनेक्ट करोगे तो आप क्या देखोगे, इसमें से फ्लूइड का लेवल नीचे जाना शुरू हो जाएगा, इसमें ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों में बराबर लेवल हो चुका होगा लिक्विड का। तो जैसे यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है यहां से इधर, वैसे इन्होंने कैलोरिक को इमेजिन किया कि जहां हाई डिग्री ऑफ हॉटनेस है, जहां हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ये फ्लो करेगा कैलोरिक। कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, ठीक है। बट ये थ्योरी गलत थी। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस पे वर्क किया। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले वर्क किया इस पे, और उन्होंने ये चीज हमें बताई। अमेरिकन साइंटिस्ट था बेटा एक बेंजामिन थॉमसन, क्या नाम था, बेंजामिन थॉमसन। सबसे पहले ये थे जिन्होंने कहा कि भैया हीट जो है वो फ्लूइड नहीं है, हीट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that is always in a state of transition या flow, and that always flow from high temperature to low। ये एक ऐसी एनर्जी है जो लगातार ट्रांजिशन में रहती है, हाई टेम्परेचर टू लो की ओर कॉन्टिन्यूसली ये फ्लो करती रहती है। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे। इन्होंने क्या किया कि एक मेटल की शीट को ड्रिल किया। जब ड्रिल किया तो उस पर मैकेनिकल वर्क हो रहा है, तो उन्होंने देखा उसका टेम्परेचर राइज कर गया। इसका मतलब मैकेनिकल वर्क हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और फिर इन्होंने ये भी चीज देखी कि ड्रिल का साइज कैसा भी हो, पतली ड्रिल लें, मोटी ड्रिल लें, कैसे भी ड्रिल लें, अल्टीमेटली जो हीट पैदा हुई वो सिर्फ मैकेनिकल वर्क डन पे डिपेंड कर रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ जितना, अगर आपने 10 जूल का वर्क डन किया तो 10 जूल के आसपास ही उसमें हीट जनरेट हुई। ये चीज बेंजामिन थॉमसन ने स्टडी किया। और इसके बाद जेम्स जूल, ये नाम तो आप अच्छे से जानते होंगे, जिनके नाम पे हमने मैकेनिकल वर्क डन की एसआई यूनिट जूल रखी है, जेम्स जूल। हालांकि वो बेंजामिन थॉमसन के बहुत लेट इन्होंने ये
जेम्स जूल जो 19th सेंचुरी में थे, 1800 मतलब मिड ऑफ 19th सेंचुरी में इन्होंने ये सारा काम किया है। लेकिन ये 18th सेंचुरी की बात है, 1784 में बेंजामिन थॉमसन ने ये हमें पॉस्टुलेट करके दिया था। तो ये है हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ हीट। हीट इज नॉट अ फ्लूइड, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो। हाँ, जूल का कंट्रीब्यूशन ये था, इन्होंने तो यहां पर ये देखा कि मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जेम्स ने भी पहले यही एक्सपेरिमेंट करके देखा और मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट किया। तो इन्होंने देखा, जिसको अभी तक हम 1 कैलोरी ऑफ हीट कहते थे, 1 कैलोरी कितनी हीट है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट डिटरमिन किया कि कितने मैकेनिकल वर्क डन के इक्वल है। तो इट इज इक्विवेलेंट टू 4.186 जूल। ये कंट्रीब्यूशन है जेम्स जूल का। उन्होंने हमें ये चीज बताई कि 1 कैलोरी हीट के अंदर कितना कितना मैकेनिकल वर्क करेंगे तो 1 कैलोरी हीट यूज होगी। इसके लिए एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स भी हैं। इन्होंने एक स्टिरर रखा, स्टिरर के ऊपर ट्विस्ट करके पुलिस के ऊपर से 2 मास सस्पेंड किए, मासेस को रिलीज किया, ग्रेविटी की वजह से वर्क हुआ, मासेस नीचे आए तो वर्क डन कैलकुलेट किया। जब 4.186 का जूल का वर्क किया उन्होंने, और पानी कितना रखा था 1 ग्राम, और देखा उसका टेम्परेचर कितना राइज कर गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखा कितना वर्क करना पड़ा 4.186 जूल। तो मतलब 4.186 जूल इज इक्विवेलेंट टू 1 कैलोरी ऑफ हीट। क्लियर हो गया ये बेटा? चलिए इसके आगे आगे फिर हमने ये भी देखा हम हीट को भी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च हुई इसके ऊपर, तो मैं 1 बाय 1 सभी चीजें आपसे डिस्कस करता हूं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम। ये थर्मल इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करें, इससे पहले आप और भी तरह के इक्विलिब्रियम आप पढ़ चुके हैं। एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, एक होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करें, अगर आप मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करो, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फिजिक्स में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जब नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो हो जाए तो हम बोलते हैं बॉडीज इन स्टेट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसमें एफ नेट जीरो, इंटरनल और एक्सटर्नल सभी फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो होगा, और नेट टॉर्क नेट इटसेल्फ इज जीरो। तो हम बोलते हैं बॉडी या सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। फिर बेटा दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जहां पे कोई केमिकल चेंज आपको नहीं दिख रही। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम दो बॉडीज के बीच में कब होगा? जब दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो, तब इनके बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अब हम बोलेंगे मतलब हीट के मामले में इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब ना तो ये सिस्टम बाहर फोर्स लगा रहा है, ना बाहर से कोई सिस्टम पे फोर्स एक्ट कर रही है, सभी फोर्सेस का सम जीरो है, सभी टॉर्क्स का सम जीरो। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड रिएक्शन, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रही सिस्टम के। तो वैसे थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रही, ना तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना टेम्परेचर कम हो रहा है। और ऐसा कब होगा? जब सिस्टम और सराउंडिंग कहें या दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में, उन दोनों का टेम्परेचर अगर बराबर हो। तो सिंपल वर्ड्स में थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडीज का टेम्परेचर बराबर है। मैंने यहां आपके सामने एक डायग्राम बनाई है जहां पे दो सिस्टम्स लिए हैं मैंने, ए और बी। लेट अस से दो गैसेस हैं या दो लिक्विड्स हैं, कुछ भी हैं। ठीक है, ये बाहर वाली जो वॉल्स हैं जो मैंने शेड की हैं, ये इंसुलेटिंग वॉल्स हैं। कैसी हैं? इंसुलेटिंग। इनमें से हीट बाहर नहीं फ्लो कर सकती, इंसुलेटिंग वॉल्स हैं। और वैसे हम इंसुलेटिंग वॉल्स को एडियाबैटिक वॉल्स भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एडियाबैटिक का मतलब होगा इंसुलेटिंग वॉल्स, जिसमें से हीट का ट्रांसफर ना हो पाए। और ये जो बीच वाली पार्टीशन है, ये कंडक्टिंग वॉल है, इसमें से हीट फ्लो कर सकती है। दिस इज कंडक्टिंग वॉल। तो कंडक्टिंग वॉल कहें या कंडक्टिंग को हम बेटा डायाथर्मिक भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा डायाथर्मिक का मीनिंग क्या होता है, कंडक्टिंग, और एडियाबैटिक का मीनिंग क्या होता है, इंसुलेटिंग। आगे भी ये वर्ड यूज करूंगा, फिलहाल आप याद रखिएगा। तो जैसा कि मैंने यहां डायग्राम में दिखाया, यहां दो सिस्टम कांटेक्ट में हैं, इनके बीच में हीट का एक्सचेंज हो सकता है। बीच की वॉल कैसी है? डायाथर्मिक। पहले सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मान लीजिए दो गैसेज हैं, तो पहले सिस्टम, पहली गैस का प्रेशर है Pa, वॉल्यूम है Va और टेम्परेचर है Ta। दूसरी का प्रेशर Pb,
वॉल्यूम वी बी, टेम्परेचर टी बी। अगर आप थोड़ी देर के लिए इनको रख देंगे, इनमें हीट एक्सचेंज होता रहेगा और आप थोड़ी देर के बाद जाके देखेंगे इन दोनों के टेम्परेचर बदल चुके होंगे। एक का टेम्परेचर जिसका हाई था उसका फॉल किया होगा, जिसका लो था उसका टेम्परेचर राइज किया होगा, और फाइनली दोनों के टेम्परेचर्स टी बन चुके होंगे। पहले टी ए टी बी थे, अगर टी ए हायर है तो ए से बी में हीट गई होगी, अगर बी हायर था टी बी तो बी से ए में हीट आई होगी। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जब टेम्परेचर बराबर हो गया तो अब हम बोलते हैं ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो आई होप आपको ये समझ आएगा व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके साथ साथ मैंने आपको मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम भी बताया। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है बेटा, ये अपने आप में बड़ी ही यूनिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी यूनिक, इट्स अ यूनिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्यों कह रहा हूं मैं ये यूनिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है? देखिए, फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस में हम कुछ लॉज पढ़ते हैं। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ लॉज पढ़ेंगे। तो यहां पर दो मामलों में ये ब्रांच यूनिक है। एक तो इसमें जीरोथ लॉ पढ़ेंगे। फिजिक्स की सभी ब्रांचेस में आप फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ते हैं, लेकिन जीरोथ लॉ कहीं नहीं पढ़ते। एक तो यहां पे जीरोथ लॉ पढ़ा जाए। फर्स्ट लॉ पहले फ्रेम हुआ था, जीरोथ लॉ बाद में फ्रेम हुआ था, इसलिए इसको नंबरिंग जीरो दी गई। तो फिजिक्स की किसी ब्रांच में अभी तक आपने जीरोथ लॉ नहीं पढ़ा, यहां आप जीरोथ लॉ पढ़ेंगे। और दूसरा, फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, फिर हम सेकेंड लॉ की बात करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बेटा जी, जो सेकेंड लॉ दैट इज अ नेगेटिव लॉ, ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक्स की। इसमें एक नेगेटिव लॉ हम पढ़ रहे हैं। क्या मतलब हुआ नेगेटिव लॉ? तो नेगेटिव लॉ हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कि क्या काम नहीं हो सकता, क्या काम नहीं हो सकता। दैट इन दैट रिस्पेक्ट दिस इज अ यूनिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स, बिकॉज अभी तक जितने लॉज हमने पढ़े सभी लॉज में हम ये डिस्कस करते हैं क्या होगा। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बेटा आपने क्या पढ़ा कि अगर सिस्टम पे एक्ट करने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर सिस्टम पे इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, अगर ऐसा है तो क्या होगा? तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो फिजिक्स में जितने भी लॉज आप पढ़ते हो उसमें ये बताया था क्या होगा, लेकिन यहां पे आपको सेकेंड लॉ बताएगा कि क्या नहीं हो सकता, क्या काम नहीं हो सकता, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा सेकेंड लॉ। दैट इज वाई हम इसको नेगेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, तो इन दो मामलों में ये ब्रांच आपकी यूनिक है। चलिए क्विकली बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरोथ लॉ की, और उसके बाद फिर मैं बाकी चीजों पे चलूंगा। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ हम आज ना डिस्कस करते हुए इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो ध्यान से सुनिएगा, मैं स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूं, ये आपके नोट्स में अवेलेबल होगी, बट ध्यान से सुनिए। इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी, ए भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर ऑल्सो। अगर ए और सी इक्विलिब्रियम में है, बी और सी इक्विलिब्रियम में है, तो पक्की बात है ए और बी भी इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। और कॉमन सेंस की बात है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर का बराबर होना। तो अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो मतलब ए का टेम्परेचर टी है, तो पक्की बात है सी का टेम्परेचर भी कितना होगा? अगर ए का टेम्परेचर टी है तो सी का टेम्परेचर भी टी है, और बी और सी भी इक्विलिब्रियम है तो इनका टेम्परेचर भी बराबर है, मतलब बी का भी टी है। जब ए और बी का टेम्परेचर भी बराबर हो गया तो मतलब ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। सपोज ये बाहर वाली वॉल्स जो है अगेन हमारी एडियाबैटिक वॉल्स हैं, एडियाबैटिक वॉल्स। एडियाबैटिक का मतलब हो गया नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग वॉल्स हैं बाहर वाली, ये जो मैंने शेडेड रीजन दिखाया है। तो बाहर के साथ तो कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा इनका। लेकिन ये जो वॉल है, जो सिंगल लेयर में वॉल मैंने दिखाई है, सपोज ये डायाथर्मिक वॉल है। शुरुआत में मान लीजिए ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं भी है। अब ए और बी के बीच में तो एडियाबैटिक वॉल है, इनके बीच में तो हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता। ए और सी के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा, कब तक होगा? जब तक ये थर्मल इक्विलिब्रियम ना एक्वायर करें। सिमिलरली बी और सी में भी हीट का एक्सचेंज होगा,
जब तक ये थर्मल इक्विलिब्रियम ने एक्वायर करे। और फाइनली ये थर्मल इक्विलिब्रियम एक्वायर कर लेंगे, और जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम एक्वायर कर चुके हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों, इसका और इसका टेम्परेचर बराबर है, और फिर सी का और बी का बराबर है, तो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। अब अगर इस स्टेज में आके आप यहां से ये एडियाबैटिक वॉल हटा के अगर आप यहां पर भी एक डायाथर्मिक वॉल लगा देते हैं, अगर आप यहां पर भी एक डायाथर्मिक वॉल लगा देते हैं, तो आप क्या देखेंगे, अब कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा इनमें। सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहीं ना कहीं हमें टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस और टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये बता रहा है कि हीट हाई टेम्परेचर टू लो फ्लो करती है, और टेम्परेचर ही एक ऐसा पैरामीटर है जो डिसाइड करेगा सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे या नहीं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब इनका टेम्परेचर बराबर है, राइट। तो दिस वाज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट और सेकंड लॉ आज नहीं करेंगे, आज हम और बेसिक स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा जी हम बात करने जा रहे हैं यहां पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, उसके बाद हम आएंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पे। सो व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम? Thermodynamic system represents an assembly of a very large number of particles described by thermodynamic variables or parameters। तो ये भी मैं डिस्कस करूंगा thermodynamic variables या parameters क्या होंगे, और सिस्टम के बाहर कोई भी चीज है तो उसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग्स। सिस्टम को छोड़ के पूरा का पूरा यूनिवर्स, एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम that directly affects the state of system is called its surroundings। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स या वेरिएबल्स क्या है ये भी आपसे अभी डिस्कस करता हूं, लेकिन पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? इट्स एन असेंबली ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हर बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो यहां ध्यान से समझना, आइडियली हम यहां पे गैस लेते हैं, और कैसी गैस को हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनाते हैं, कोई ना कोई आइडियल गैस ली जाती है। नो डाउट प्रैक्टिस में आइडियल गैसेस हमें नहीं मिलती, रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैस से डेविएट करता है। आइडियल गैस वो गैस है जो सभी गैस लॉज को ओबे करती है। इसमें एक इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, जिसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। और इसके सिवाय कुछ और गैस लॉज हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। तो आइडियल गैस जो इन सभी गैस लॉज को ओबे करे, या आप सिंपली ये कह दो इस इक्वेशन को अगर ओबे करे कोई भी गैस, तो वो आइडियल गैस कहलाती है। ठीक है, तो एक आइडियल गैस, थ्योरेटिकली हम आइडियल गैस को थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेके चलेंगे, बट चलिए प्रैक्टिस में आइडियल नहीं मिलती हमें सारी गैसेस, तो कोई ना कोई गैस को हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि गैस का बिहेवियर बड़ा यूनिक है। आगे काइनेटिक थ्योरी में फिर से ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस का बिहेवियर क्यों डेविएट करता है, रियल गैसेस का बिहेवियर क्यों डेविएट करता है आइडियल गैस से, क्या कारण है, वो सब चीजें जब मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट कराऊंगा तो उसमें आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने बात की थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब मैं बात करता हूं ये सिस्टम कितनी तरह के हो सकते हैं। सो सिस्टम इज बेसिकली ये होगा क्या, पहले तो आइडियल गैस, और आइडियल गैस को कहां रखेंगे, एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट की सिंपलेस्ट एग्जांपल आप सिरिंज ले सकते हैं, कोई भी सिरिंज, सिरिंज की शेप सिलेंड्रिकल है, उसमें एक पिस्टन है। ठीक है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के अंदर किसी गैस को एनक्लोज करके रखेंगे, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हमारे लिए वो गैस जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के अंदर हमने एनक्लोज करके रखी, दैट इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। लेकिन इससे पहले कुछ जनरल चीजें जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम किसको हम बोलते हैं। सो ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज, दोनों का एक्सचेंज चलता है, जिसमें मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकता है। किसके बीच में, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, और जैसे मान लीजिए हॉट वाटर, आपने एक ओपन वेसल में, ओपन ग्लास में, ओपन कप में आपने हॉट वाटर रखा, तो इसका टेम्परेचर हाइयर है, जैसे आजकल सर्दियां तो सराउंडिंग से हाइयर है, तो सराउंडिंग्स में ये हीट लूज करेगा, एनर्जी लूज होगी, और आप देखेंगे स्टीम भी बाहर आ रही होगी, कप से स्टीम भी बाहर आ रही है।
तो वाटर वेपर्स बाहर जा रहे हैं, मैटर का एक्सचेंज भी हो रहा है और एनर्जी का एक्सचेंज भी हो रहा है। सच ए सिस्टम इज अ ओपन सिस्टम। दूसरा आ गया क्लोज्ड सिस्टम। अब इसी गर्म पानी को अगर अगर आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दें, सच ए सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज सिस्टम। उसको बंद कर दिया हमने, एनक्लोज कर दिया। अब क्या होगा, हीट तो बाहर जाएगी लेकिन वाटर वेपर बाहर नहीं जा पाएंगे। सो ओनली एनर्जी एक्सचेंज, ओनली एनर्जी एक्सचेंज। सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन मैटर, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, नॉट मैटर। मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। सच ए सिस्टम इज सेड टू बी क्लोज्ड। तीसरा आ गया बेटा आइसोलेटेड सिस्टम, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर एक्सचेंज, जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो ना तो मैटर का एक्सचेंज हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सच अ सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये जो आपने यहां पे एयर टाइट कंटेनर लिया, ये क्लोज सिस्टम था, लेकिन अगर आप इसको रजाई या कंबल की कुछ लेयर्स के अंदर इनक्लोज करके रख दें, इट विल बिकम आइसोलेटेड सिस्टम, बिकॉज अब हीट भी बाहर नहीं जा पाएगी, रजाई उस हीट को बाहर नहीं जाने देगी। सो इट विल बिकम एन आइसोलेटेड सिस्टम। और इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल थर्मस फ्लास्क। हालांकि 100% आइसोलेटेड नहीं होता है। अगर 100% आइसोलेटेड होता तो इस थर्मस फ्लास्क में आप चाय या गर्म पानी महीनों तक भी रख दें तो वो ठंडा ना हो। तो परफेक्टली आइसोलेटेड तो ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है, बट ऑलमोस्ट आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल, एक सबसे अच्छी एग्जांपल डे टू डे लाइफ में जो हमें मिलती है, दैट इज अ थर्मस फ्लास्क। इसमें से ना तो हीट बाहर आ सकती है, ना तो एनर्जी बाहर आ सकती है, ना तो मैटर बाहर आ सकता है, ना तो हीट एनर्जी बाहर आ सकती है। ठीक है, सो सच ए सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप आपको बेटा जी ये सिस्टम क्लियर हुआ होगा, व्हाट इज अ सिस्टम। फिर हमने सराउंडिंग्स की बात की। सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का सारा पार्ट क्या है, सराउंडिंग्स। सिस्टम 3 तरह के हमने ये भी डिस्कस कर लिए। अब बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहिए या पैरामीटर्स कहिए। तो बेटा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या पैरामीटर्स क्या होते हैं, यू कैन राइट डाउन, दीज आर दोज वेरिएबल्स, these are those variables which determine the thermodynamic state of a system. These are those variables are those parameters which determine thermodynamic state, which determine thermodynamic state of the system, thermodynamic state of the system, कि ये किस स्थिति में है, किस स्टेट में है। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। या ऐसा कहो, स्टेट में होने का मतलब इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, कितनी हीट है, कितना वर्क करने की एबिलिटी है। तो ये सब चीजें, जो वेरिएबल्स इन सब चीजों की इंडिकेशन देंगे, उनको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो क्या क्या एग्जांपल्स हमारे पास है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के। प्रेशर हो गया बेटा, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए यही 3 है। इसके सिवाय और भी हो सकते हैं, डेंसिटी हो सकती है, टोटल मास हो सकता है, एंट्रोपी हो सकती है। जो जो वेरिएबल्स इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में हमें आइडिया देंगे, प्रॉपर्टीज का आइडिया देंगे, या हम ऐसा बोलें कि जो थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे, उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक। अब बेटा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो एक्सटेंसिव और दूसरा इंटेंसिव वेरिएबल्स। क्या है एक्सटेंसिव और क्या है इंटेंसिव, ये सामने लिखा हुआ है। एक्सटेंसिव आर दोज विच डिपेंड ऑन मास और साइज ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करें वेरिएबल्स, सिस्टम के मास पे डिपेंड करें, साइज पे डिपेंड करें, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव। और इंटेंसिव या कई बार इनको इंट्रिंसिक वेरिएबल्स भी हम कहते हैं, जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड ना करे, साइज बड़ा हो या छोटा हो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। अगर आपको चेक करना है कौन सा वेरिएबल इंटेंसिव है और कौन सा एक्सटेंसिव है, तो इसके लिए एक सिंपल एक्टिविटी है। पूरे के पूरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, या 3 इक्वल पार्ट्स में, जितना आपका मन करे। उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके देखिए। डिवाइड करने के बाद
जो वेरिएबल मेन सिस्टम के लिए वैल्यू थी, जो तोड़ने के बाद जो आपके पास अलग अलग सिस्टम आए, उनमें भी जो वैल्यू सेम रहे, ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं इंटेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास किसी चैम्बर के अंदर गैस है, आपने इसको दो हिस्सों में तोड़ा, तो जो ओरिजिनल प्रेशर था गैस का, अब दोनों हिस्सों में प्रेशर वही रहेगा। जो ओरिजिनल टेम्परेचर था गैस का, दोनों हिस्सों में टेम्परेचर वही रहेगा। जो डेंसिटी थी वही डेंसिटी यहां, वही डेंसिटी यहां, ये नहीं बदलेंगे। सिस्टम को दो हिस्सों में बांटो या तीन हिस्सों में बांटो, इस रूम के अंदर जितनी गैस, आप रूम में एक पार्टीशन कर दो, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों का प्रेशर सेम है। सो प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव वेरिएबल्स जो साइज के साथ नहीं बदलेंगे। साइज आधा कर दिया तो आधे नहीं हो गए, ये वैल्यू वही रही। ठीक है, so these variables are called as intensive variables. These are intensive variables. अब एक्सटेंसिव जो साइज पे डिपेंड करते हैं, जैसे अगर टोटल गैस का मास था m, तो अब दोनों में कितना मास हो जाएगा, m/2 m/2। तो इटसेल्फ मास इटसेल्फ इज एक्सटेंसिव वेरिएबल। या वॉल्यूम, टोटल रूम का वॉल्यूम था v, तो दोनों हिस्सों का वॉल्यूम v/2 हो गया, तो वॉल्यूम भी बदल गया। तो ऐसे सभी वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट बेटा, जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक चेंज और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर डायग्राम। सो थर्मोडायनेमिक चेंज या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम किसको कहते हैं? अगर किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कोई गैस हमारे पास है, उसमें अगर कोई चेंज आ रही है, किसमें चेंज आ रही है, एनी चेंज इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, किसी भी गैस का कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल अगर बदल गया, एनी चेंज इन थर्मोडायनेमिक स्टेट कहो और वेरिएबल्स कह दो। प्रेशर बदल गया तो भी कोई ना कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, वॉल्यूम बदल गया तो भी कोई ना कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ, गैस एक्सपेंड कर रही है या कंप्रेस हो रही है, तो ये भी एक थर्मोडायनेमिक चेंज है। सो एनी चेंज इन थर्मोडायनेमिक स्टेट और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम is called a thermodynamic change or a thermodynamic process. तो बेटा जी, अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के साथ ही एक चीज हम और डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम एक ग्राफ है, एक डायग्राम है जो इंडिकेट कर रही है किसी ना किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को। ये एक ऐसी डायग्राम है, ये एक ऐसा ग्राफ है जो किसी ना किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को इंडिकेट कर रही है। सच ए डायग्राम इज सेड टू बी एन इंडिकेटर डायग्राम। सो इंडिकेटर डायग्राम एक ऐसी डायग्राम है जो किसी ना किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को इंडिकेट कर, गैस एक्सपेंड कर रही है, गैस कंप्रेस हो रही है, गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, गैस का टेम्परेचर कम हो रहा है, कुछ भी हो, तो इंडिकेटर डायग्राम किन्हीं दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में आप प्लॉट कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा मीनिंगफुल और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव जो डायग्राम होती है वो हमारे पास होती है बेटा पीवी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। और तीसरा वेरिएबल अपने आप फिक्स हो जाता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। दो वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो तीसरे के बारे में आप खुद डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। तो इसलिए दो ही वेरिएबल सफिशिएंट है, चाहे वो पीवी डायग्राम हो, चाहे टी डायग्राम हो, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम हो, चाहे वो आप ग्राफ प्लॉट करें वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, ये सभी इंडिकेटर डायग्राम्स। बट मोस्ट मीनिंगफुल एंड मोस्ट इंफॉर्मेटिव इज पीवी डायग्राम। सो जब जब हम इंडिकेटर डायग्राम की बात करेंगे, सिर्फ इंडिकेटर डायग्राम कहा जाए तो क्या समझेंगे हम पीवी डायग्राम की बात कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। तो बेटा पीवी ग्राफ के ऊपर हमेशा एक एरो भी मार्क किया जाता है। पीवी ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, अगर ये ग्राफ इधर से इधर की ओर चल रहा है तो पक्की बात है ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सपेंशन। दिस इज एक्सपेंशन। वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। और अगर कोई ग्राफ इस तरह से हमने प्लॉट किया, पीछे की ओर जा रहा है, इसमें एरो इधर डायरेक्टेड है, तो एरो आपको बताएगा कि ये चेंज किस ओर प्रोसीड कर रही है,
दिस इंडिकेट्स कंप्रेशन, वॉल्यूम का कम होना, वॉल्यूम का डिक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। ठीक है, सो इंडिकेटर डायग्राम आई होप आपको समझ आया होगा। और दूसरा, जब मैं इंडिकेटर डायग्राम्स की बात कर रहा हूं तो इंडिकेटर डायग्राम पे, पीवी इंडिकेटर डायग्राम मैंने बोला बहुत इंफॉर्मेटिव है। पीवी ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो आपको वर्क डन की वैल्यू देगा। एरिया अंडर पीवी ग्राफ, अगर आप प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, चाहे वो एक्सपेंशन है, आगे मैं साइन कन्वेंशंस की बात करूंगा, फिलहाल शॉर्टकट में बता रहा हूं। और ये साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री के ऑपोजिट है। केमिस्ट्री में हम देखते हैं हम सिस्टम को क्या दे रहे हैं, हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहां पे हमें सिस्टम से काम लेना है। हमारा टारगेट है मैकेनिकल वर्क डिराइव करना। तो जब हम मैकेनिकल वर्क एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी सिस्टम से, तो उसको हम पॉजिटिव वर्क मानते हैं। जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, सिस्टम को दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव वर्क। अगर सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, वो वर्क कर रहा है सराउंडिंग्स पे, तो उसको हम पॉजिटिव वर्क कंसिडर करते हैं। एनीवे, एक्सपेंशन हो या कॉम्प्रेशन हो, एरिया अंडर द ग्राफ आपको हमेशा क्या वैल्यू देगा, वर्क। किस बेसिस पे ऐसा कह रहा हूं, तो देखिए बेटा, अगर मान लीजिए ये आपके पास एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, यहां पर ये एक पिस्टन है हमारे पास, इसके अंदर हमने गैस एनक्लोज की। सपोज आपने इस गैस को हीट अप किया, इसके पास इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इसने पिस्टन को जोर से धक्का मारा, पिस्टन ऊपर आ गया, एक्सपेंशन हुई। यहां वर्क गैस ने किया, तो जो गैस हमें वर्क करके दे रही हम उसको पॉजिटिव लेंगे, फिजिक्स में ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, अब फिलहाल प्रेशर था P, अब ऊपर चलते चलते प्रेशर भी लगातार वेरी किया होगा, वॉल्यूम बढ़ाते प्रेशर कम हुआ होगा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमें पता है। तो अगर मैं बीच में किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे, जब प्रेशर P है, एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx दी पिस्टन को, हालांकि इसमें प्रेशर बदला होगा, लेकिन ये इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट है कि इस दौरान मैं मान सकता हूं कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी होगी, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया किसका, एरिया ऑफ द पिस्टन इनटू dx। और a इंटू dx क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा कि नहीं। सो dw क्या है, pdv। तो यहां मैं आप लोगों से वर्क डन डिस्कस कर रहा हूं बेटा, और ये भी बताऊंगा अभी, पहले तो डायरेक्ट बता चुका हूं, अभी प्रूव करूंगा कि डायग्रामेटिकली पीवी डायग्राम के अंदर जितना एरिया होता है वो हमें वर्क डन की वैल्यू देता है। सो dw हो गया p इंटू dv, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। और टोटल वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा पी डीवी को, तो हम टोटल वर्क डन डिटर्मिन कर सकते हैं। आगे चल के हम डिटर्मिन भी करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये सब काम हम आगे चल के करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल वर्क डन हो गया इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। वैसे अगर ग्राफिकली देखें तो किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे, कोई इंटरमीडिएट स्टेज हमने ली, मान लीजिए यहां पे फिलहाल प्रेशर की वैल्यू है P, तो एक स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम लिया, हालांकि इस दौरान प्रेशर बदला होगा, बट हम इस दौरान कांस्टेंट मान सकते हैं, इतना स्मॉल चेंज होगा ये। तो P इंटू डीवी क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये ऑलरेडी मैंने ये राइट बॉटम कॉर्नर पे लिखा हुआ है DW, तो ये DW होगा। तो टोटल वर्क डन के लिए आप पूरे एरिया को छोटे छोटे एलिमेंट्स में अगर आप इस तरह से तोड़ते हैं, तो हर एरिया एलिमेंट का जो एरिया है वो उस दौरान छोटा सा DW की वैल्यू आपको दे रहा है। और अगर आप सबको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। हाँ, ये बात दूसरी है, एक्सपेंशन है तो आप साइन पॉजिटिव लगाएंगे, एक्सपेंशन में आप साइन पॉजिटिव लेंगे, और कंप्रेशन में आप साइन नेगेटिव कंसीडर करके चलते हैं। एक्सपेंशन में पॉजिटिव वर्क डन, कंप्रेशन में नेगेटिव वर्क डन, राइट। तो आपको समझ आया होगा इंडिकेटर डायग्राम, पीवी डायग्राम, एरिया अंडर द ग्राफ, वर्क डन। अगर एक्सपेंशन एरो इधर को डायरेक्टेड है तो पॉजिटिव वर्क, अगर एरो की डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो ये, इसको हम नेगेटिव वर्क मान के चलते, राइट। तो चलिए, एक तो मैंने आपको इंडिकेटर डायग्राम बता दिया, और दूसरा ये बता दिया। और हाँ, दूसरी एक चीज और भी है बेटा, अगर प्रेशर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहे, अगर प्रेशर चेंज ना हो, तो फिर आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। इफ P इज कांस्टेंट, तब
वर्क डन जो है, क्योंकि तब पी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है तो कॉमन आ जाएगा हर डीवी में, पी बाहर आ जाएगा और डीवी का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, वी, या चेंज इन वी, टोटल चेंज इन वी। अगर डीवी को इंटीग्रेट करो आप वी इनिशियल से लेके वी फाइनल के बीच में, तो पी कांस्टेंट है बाहर आ गया, डीवी का इंटीग्रल वी, तो ये हो जाएगा, देन दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, या प्रेशर इनटू टोटल चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इनटू टोटल चेंज इन वॉल्यूम। तो ये होगा वर्क डन कब, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, राइट। तो P डेल्टा V इज द अमाउंट ऑफ वर्क। तो ये बात होगी बेटा इंडिकेटर डायग्राम की। चलिए वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूं आपसे अलग अलग तरह के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और उसके बाद इनके केस में इंडिकेटर डायग्राम कैसी बनेगी ये भी हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। तो बेटा सबसे पहला प्रोसेस जो मैं आपसे डिस्कस, दैट इज आइसोथर्मल, नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हम किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर ना बदले, बाकी सारे वेरिएबल बदलते हैं तो बदलते रहें। सच ए प्रोसेस इज इक्वल टू इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। और आप ये भी लिख सकते हैं dt या डेल्टा टी इज जीरो, चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, जिसमें टेम्परेचर ना बदले ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल इट आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक जनरल इक्वेशन है, वो इक्वेशन है बेटा प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, या तो ये कह लो, और यू कैन से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये इक्वेशन किसकी है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, या फिर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। So this equation represents an isothermal change. So I hope आपको ये चीज समझ आई होगी। और ये इक्वेशन आई कहां से बेटा, ऑलरेडी आप जानते हैं PV इज इक्वल टू NRT। अगर आपने कोई गैस सिलेंडर पिस्टन के अंदर एनक्लोज किया इस अरेंजमेंट में, नंबर ऑफ मोल्स पहले से फिक्स्ड है, R यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इस केस में हमने कहा टेम्परेचर इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। देखो P इंटू V, ये राइट साइड पूरी की पूरी कांस्टेंट होगी कि नहीं, तो ये इक्वेशन यहां से है, राइट। अब ये चेंजेस किस तरह से हम करते हैं, अब यहां कुछ और चीजें, अभी तक मैं सिंपली थ्योरेटिकली आपसे डिस्कस कर रहा था। कई बार हम हीट देते हैं, मटेरियल एक्सपैंड करता है। अगर गैस को हीट देंगे, गैस एक्सपैंड होगी, पिस्टन को धक्का मारेगी, पिस्टन को धक्का मारेगी, गैस एक्सपैंड करेगी, तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ कि नहीं। अगर हम सिस्टम को ठंडा करते हैं तो कई बार वो कॉम्प्रेस हो जाता है, पिस्टन नीचे मूव करेगा, गैस में कंप्रेशन होगी, कंप्रेशन होगी तो नेगेटिव वर्क होगा। अब बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस किन कंडीशंस में, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनमें बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे। कुछ कंडीशंस, कौन सा प्रोसेस किन कंडीशंस में आइसोथर्मल हो सकता है, तो इसके लिए बेटा दो कंडीशंस है। प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो, एक चीज ये, और प्रोसेस द सिस्टम और सराउंडिंग्स, इनको सेपरेट करने वाली वॉल्स कैसी होनी चाहिए, डायाथर्मिक वॉल्स। कैसी वॉल्स होनी चाहिए, डायाथर्मिक। डायाथर्मिक वॉल्स मतलब कंडक्टिंग वॉल्स होंगी। तो अगर कोई पूछे दो कंडीशंस, किन कंडीशंस में कोई भी प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आइसोथर्मल हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या आंसर करेंगे। दो कंडीशंस ये हैं, एक तो वॉल्स डायाथर्मिक हो, कंडक्टिंग हो, और दूसरा प्रोसेस शुड बी कैरिड आउट वेरी स्लो। क्यों, सपोज मैं आपके सामने एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट ले रहा हूं, इसकी वॉल्स डायाथर्मिक है। अब आपने इसके अंदर एक गैस ली, अगर आपने ऊपर से गैस को दबाना शुरू किया, नीचे कंप्रेस करना शुरू किया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ेगा। और मैंने पहले भी कहा था टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यस और नो। गैस को दबाओगे, कंप्रेस करोगे तो ये गर्म होगी, जो मैकेनिकल वर्क आप गैस पे कर रहे हैं वो हीट में कन्वर्ट होगा और इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देगा।
तो क्या ये प्रोसेस आइसोथर्मल होगा? नहीं होगा। तो क्या किया जाए? एक, नंबर वन, हम वॉल्स को परफेक्टली कंडक्टिंग बनाएं। अगर कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो हीट, इसमें से हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं, हीट अंदर से बाहर फ्लो करेगी, तभी टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है। या आप दूसरा प्रोसेस भी ले सकते हैं, अगर आप एक्सपैंड कराते इसको तो गैस ठंडी हो सकती थी। एक्सपैंड कराने पे गैस को ज्यादा वॉल्यूम दे दिया, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, इनका रैंडम मोशन थोड़ा कम होगा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो उसका टेम्परेचर फॉल करेगा, गैस ठंडी हो जाएगी। अब टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ, दोनों ही केसेस में यह प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होगा। आइसोथर्मल की कंडीशन क्या है? टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो उसके लिए एक ही तरीका, पहला तो वॉल्स को आपको डायाथर्मिक बनाना पड़ेगा, कंडक्टिंग। दबा रहे हैं, ऊपर से जो हीट पैदा हो रही है वो हीट बाहर चली जाए, और अगर आप एक्सपैंड करा रहे हैं, ये ठंडा हो रहा है, तो ठंडा होने से बचने के लिए ये बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर ले। ये बाहर से, अगर आप इसी गैस को आप एक्सपैंड कराते, अगर आप इसको एक्सपैंड करा रहे हैं, ऊपर को लेके जा रहे हैं पिस्टन को, तो अब क्या होगा? गैस ठंडी हो जाएगी, लेकिन आइसोथर्मल ये रह सकती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है अगर ये बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर ले। तो हीट का एक्सचेंज होना जरूरी है, वरना प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं हो सकता। पिस्टन को नीचे दबाओगे, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, पिस्टन को ऊपर लेके जाओगे, गैस ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा। अगर आइसोथर्मल बनाना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करना है, तो वॉल्स का डायथर्मिक होना जरूरी है। ठीक है। दूसरा, दिस प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो। क्यों स्लो? अगर आपने सडनली दबा दिया, वॉल्स है कंडक्टिंग भी हैं, बट कंडक्ट होने में वक्त लगेगा कि नहीं? अभी थर्मल कंडक्शन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, dQ/dt, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट। याद आया आपको? थर्मल कंडक्टिविटी हमने पढ़ा था। एनीवे, थर्मल कंडक्टिविटी में ये फॉर्मूला किसका? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। और रेट का मतलब ही है रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पर सेकंड कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है। दैट मींस इट रिक्वायर्स सम टाइम टू ट्रांसफर हीट ना। हीट इंस्टेंटेनियसली थोड़ी अचानक से ट्रांसफर हो जाएगी, इट विल टेक सम टाइम फॉर द हीट टू ट्रांसफर। सो दैट इज व्हाई हम रेट की बात करते हैं, इट विल टेक सम टाइम फॉर द हीट टू ट्रांसफर, सो इट रिक्वायर्स टाइम। इसलिए अगर चेंज स्लो होगी तो सफिशिएंट टाइम होगा, धीरे धीरे कंप्रेस कर रहे हैं तो जितनी हीट पैदा हो रही है वो सराउंडिंग में चलेगी, धीरे धीरे एक्सपैंड करा रहे हैं तो जितने ठंडा होना था इसने, तो ठंडा होने से बचने के लिए, टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये रही दो कंडीशंस आइसोथर्मल प्रोसेस की। ठीक है बेटा जी, ये चीज आपको क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकेंड प्रोसेस जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, सेकेंड प्रोसेस है एडियाबैटिक। नंबर 2 हम यहां पे जो प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एडियाबैटिक। अभी अभी मैंने एडियाबैटिक वॉल्स आपसे डिस्कस किया था। एडियाबैटिक वॉल्स आर इंसुलेटिंग वॉल्स जिनके क्रॉस हीट पास ना करे। अब हम बात कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस या फिर एडियाबैटिक चेंज। सो एडियाबैटिक चेंज वो चेंज है जिसमें डेल्टा क्यू जीरो होगा, हीट का एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स जीरो होगा। ना तो ये गैस बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर सकती है, ना अंदर से हीट बाहर जा सकती है। अगर ये वॉल्स कुछ इस तरह की हैं, ये एडियाबैटिक वॉल्स हैं, ये डबल, ये शेडेड वॉल बनाने का, थोड़ी बोल्ड वॉल बनाने का मतलब ये कि इंसुलेटिंग, और पिस्टन भी ऊपर से इंसुलेटिंग है बेटा। तो इस केस में जो भी प्रोसेस होगा, ना तो बाहर से हीट अंदर जाएगी, ना अंदर से बाहर आ सकती है। इन सच ए सिचुएशन प्रोसेस विल बी एडियाबैटिक। हाँ, एडियाबैटिक प्रोसेस की जनरल इक्वेशन रहती है P इंटू वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। अभी प्रूव नहीं करेंगे इसको, और जनरली इसके प्रूफ से क्वेश्चन आएगा भी नहीं आपको, बट सीधा आप याद रखिए, बिकॉज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसको प्रूव करने पे गया। अगर प्रूफ की जरूरत होगी तो मैं सेपरेटली आपको प्रूव करवा दूं। सो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज प्रेशर इंटू वॉल्यूम टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। व्हाट इज गामा? It is the ratio of Cp to Cv, molar heat capacity at constant volume upon molar heat capacity, constant pressure upon molar heat capacity at constant volume. This is gamma. This is called as atomicity. ये भी थर्मल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की जनरल इक्वेशन है। तो आई होप ये जनरल इक्वेशन आपको समझ आई होगी।
सो दिस इज जनरल इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन के बाद अगेन हम बात करेंगे बेटा जी अब कंडीशंस की। क्या कंडीशंस हैं? जैसे मैंने आइसोथर्मल की कंडीशंस डिस्कस की, तो वहीं पे प्रोसेस के एडियाबैटिक होने की कंडीशंस क्या क्या हैं, तो यहां पर भी हम दो कंडीशंस डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशंस, वॉल्स शुड बी एडियाबैटिक, वॉल्स नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। बिल्कुल ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्टिंग, जो आइसोथर्मल में डिस्कस करते ठीक उसके ऑपोजिट, वॉल्स शुड बी एडियाबैटिक, वॉल्स नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, इनमें से हीट का एक्सचेंज ना हो पाए। कॉमन सेंस की बात है, तभी हीट का एक्सचेंज जीरो होगा। और दूसरा, प्रोसेस और चेंज शुड बी सडन, बहुत तेजी से होनी चाहिए, प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट, सडन प्रोसेस होना चाहिए। अगर वॉल्स एडियाबैटिक ना भी हो, प्रोसेस सडन हो, अचानक से एक्सपेंशन हो जाए, अचानक से कंप्रेशन हो जाए, तो वो पक्की बात है एडियाबैटिक ही होगा, क्योंकि हीट के ट्रांसफर होने के लिए वक्त चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, bursting of a tire, bursting of tire, formation of compression and rarefaction, दो तरह की वेव्स होती हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा होती है। इन साउंड वेव्स, फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इन केस ऑफ साउंड वेव्स, इन साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स कैसे चलती हैं डिटेल में तो हम वेव्स वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म, बट कभी कंप्रेशन कभी रेयरफेक्शन, कभी कंप्रेशन, जहां कंप्रेशन वहां प्रेशर और डेंसिटी बढ़ गई, जहां रेयरफेक्शन, क्रेस्ट और ट्रफ की जगह यहां कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। और इंसान का गला, ह्यूमन वॉइस बॉक्स के बोलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बेटा जी 300 हर्ट्ज से लेकर 3100 हर्ट्ज तक रहती है। जिसकी आवाज पतली है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, भारी आवाज मतलब लो फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए मेरी आवाज भारी है, सपोज मैं 500 हर्ट्ज पे बोल रहा हूं, तो एक सेकंड पे 500 कंप्लीट वेव पैदा हो रही होंगी। 500 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में, अगर मैं बोलूं मैं 500 हर्ट्ज पे बोल रहा हूं, तो एक सेकंड में 500 कंप्लीट साउंड वेव्स पैदा हो रही हैं, 500 कंप्रेशन और 500 ही रेयरफेक्शन। और जहां कंप्रेशन है वहीं पे थोड़ी देर के बाद रेयरफेक्शन पहुंच जाता है। तो मतलब एक सेकंड में 1000 चेंजेस, ये इतनी क्विक चेंजेस हैं कि हीट एक्सचेंज का वक्त ही नहीं है, 1/1000th ऑफ अ सेकंड के अंदर चेंज हो रही है। कोई वॉल्स नहीं है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच में, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, बट स्टिल हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता क्योंकि ये चेंजेस इतनी सडन है। तो आई होप आपको समझ आई होंगी कंडीशंस। एक तो वॉल शुड बी एडियाबैटिक, दूसरा प्रोसेस शुड बी सडन वेरी फास्ट। इसके साथ एक चीज और, जब जब एडियाबेटिकली आप गैस को कंप्रेस करोगे, जब जब एडियाबैटिक कंप्रेशन होगी, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगी, आप गैस को एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं? आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, गैस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब उस केस में हीट आपने तो नहीं दी, बट बिना हीट के भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो तो गैस ठंडी हो जाएगी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन या एक्सपेंशन के दौरान वो स्लो होगी, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, लेकिन यहां टेम्परेचर बदलेगा, इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं है। अगर आपने दबा दिया, गैस को कंप्रेस कर दिया, तो यही गैस गर्म हो जाएगी, और अगर आपने इस गैस को एक्सपेंड करा दिया तो यही गैस ठंडी हो जाएगी। ठीक है, अब कंप्रेशन रेयरफेक्शन में भी यही हो रहा है, कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ना चाहिए और यहां पे रेयरफेक्शन में फॉल करना चाहिए। और इसमें पहले न्यूटन को गलती लगी थी, ये सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वेव्स में। उनको लगा था ये प्रोसेस शायद आइसोथर्मल है, बट उन्हीं के एक स्टूडेंट लैपलेस ने बताया नहीं सर, ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं हो सकता, ये एडियाबैटिक है। क्यों? क्योंकि ये चेंजेस इतनी सडन है कि इसमें हीट एक्सचेंज के लिए वक्त ही नहीं है, देयर इज नॉट सफिशिएंट टाइम लैप्स, राइट। तो आपको समझ आ गया दोनों, आइसोथर्मल प्रोसेस भी, एडियाबैटिक भी। इसके बाद हम बाकी प्रोसेसेस पे भी चलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आइसोथर्मल प्रोसेस की इंडिकेटर डायग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की इंडिकेटर डायग्राम। सबसे पहला प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया दैट इज आइसोथर्मल,
तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंडिकेटर डायग्राम, अगर मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये पीवी डायग्राम कैसी बननी चाहिए? तो बेटा ध्यान से समझिएगा यहां पे आप लोग। अब ये थोड़ा सा पार्ट मैं रब कर रहा हूं यहां पे। नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट पीवी डायग्राम, सो dt is 0 हियर। सो अगर आप यहां पे पीवी डायग्राम प्लॉट करें, इंडिकेटर डायग्राम प्लॉट करें, शेप इसकी वैसी ही रहेगी जैसी मैंने पहले बताई। एक्सपेंशन अगर हो रही है तो ये ग्राफ इधर को जाएगा। मैं इसका कलर चेंज करता हूं ग्राफ का। लेट मी प्लॉट इट यूजिंग रेड पेन। तो अगर एक्सपेंशन हो रही है तो इसमें एरो यहां की तरफ डायरेक्टेड है। देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, वैसे भी इक्वेशन यही कह रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। और अगर कंप्रेशन होगी तो एरो की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, शेप वैसी की वैसी रहेगी। इसमें एक चीज और जरा डिस्कस करते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। इक्वेशन को साइड पे छोड़िए, 1 मिनट के लिए हम ये समझें, वॉल्यूम बढ़ने पे प्रेशर कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और हमने पढ़ा था फ्लूइड्स एक्सर्ट थ्रस्ट। क्यों? फ्लूइड्स के मॉलिक्यूल लगातार रैंडम मोशन में है, ड्यूरिंग विच दे कोलाइड इलास्टिकली अगेंस्ट द सरफेसेस इन कांटेक्ट। इलास्टिकली कोलाइड करेंगे और रिबाउंड होंगे, तो कुछ मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे इस सरफेस पे। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम इज फोर्स एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। ये होगा ना, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। अगर मॉलिक्यूल का नंबर उतना ही, आपने गैस को एक्सपैंड करा दिया, इनको वॉल्यूम ज्यादा दे दिया आपने, तो रैंडम मोशन तो वही होगा, कोलिजन्स तो वैसी हो रही हैं, लेकिन अब ज्यादा एरिया, वॉल्यूम बढ़ा तो एरिया भी बढ़ा होगा, ज्यादा एरिया पे उतनी कोलिजन्स हो रही हैं, ज्यादा एरिया पे उतना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है पर सेकेंड, उतनी ही फोर्स ज्यादा एरिया पे एक्ट कर रही है, तो प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं? अगर आप बेसिक लॉजिक्स को अप्लाई करें तो भी आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहता है। तो सपोज ये ग्राफ हमने प्लॉट किया टेम्परेचर T1 पे, अगर मैं और हायर टेम्परेचर पे चला आता हूं तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ेंगे, यही ग्राफ थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, तो पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर की साइड को शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये थी बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस की इंडिकेटर डायग्राम। ठीक देखने में, शेप में ऐसी ही एडियाबैटिक प्रोसेस की भी इंडिकेटर डायग्राम ऐसे ही बनेगी। लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी पीवी डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये पीवी डायग्राम बेटा वैसी ही बन रही है। अगर एक्सपेंशन है तो इधर, और अगर कंप्रेशन है तो इधर, इस तरह की डायग्राम बनेगी, ठीक है। लेकिन अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। अगली क्लास में हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक, और 2 से 3 क्लासेस के अंदर इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। अगर एक गैस को पहली बार आप एक्सपैंड कराते हैं एडियाबैटिकली और दूसरी बार आप एक्सपैंड कराते हैं आइसोथर्मली, सेम गैस को सेम इनिशियल वॉल्यूम से, सेम इनिशियल स्टेट से, इनिशियल वॉल्यूम है इसका, मान लीजिए लेटर से ये वॉल्यूम है V1 और यहां प्रेशर की वैल्यू आ गई P1। आपने इसको सबसे पहले एक्सपैंड कराया आइसोथर्मली, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइसोथर्मली, तो दिस इज आइसोथर्मल का आइसो लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप यहां से आ गए वॉल्यूम V2 तक, वॉल्यूम बढ़ा तो एक्सपेंशन हुई। अगर इसी गैस को आप एडियाबैटिकली एक्सपैंड करवाते तो इसका एडियाबैटिक कर्व ऐसा आता, ADI, इट स्टैंड्स फॉर एडियाबैटिक। और वैसे ही बेटा जी अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं, अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं तो एरो की डायरेक्शन पीछे की ओर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आप, हाँ चलिए पहले इसी की बात कर लेते हैं हम। तो अगर हम कंप्रेशन की बात करें, अगर हम एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करेंगे यहां पे,
तो मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम यहां पर ये है, कोई वैल्यू है V1, अब V1 हायर है और V2 लोअर है, पिछले केस में V2 हायर। अब ये गैस कंप्रेस हो रही है, आप इसको किसी वॉल्यूम, या चलिए ऐसा कह देते हैं V2 ही लिख देते हैं, V2 से V1 पे ला रहे हैं। तो यहां पर भी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व्स जो हैं वो ऐसे बनेंगे। कंप्रेशन में एरो इधर डायरेक्टेड होगा, एक कर्व ऊपर चलेगा और दूसरा कर्व थोड़ा सा नीचे से चल रहा है, ठीक है। अब इस केस में ऊपर वाला एडियाबैटिक होगा, नीचे वाला आइसोथर्मल होगा। दोनों ही केसेस में आप वॉल्यूम V2 से V1 पे आ रहे हैं। एक बार आइसोथर्मल कंडीशंस में जब टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन्ड है, दूसरी बार एडियाबैटिक कंडीशंस में जब हीट का एक्सचेंज जीरो। आइसोथर्मल में हीट का एक्सचेंज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबैटिक में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा और टेम्परेचर बदलेगा। तो देखिए यहां पे फाइनल प्रेशर की अगर मैं बात करूं, आइसोथर्मल चेंज में चेंज इन प्रेशर कम हुआ, P1 से P2 तक गया, और एडियाबैटिक के अंदर प्रेशर ज्यादा कम हुआ, प्रेशर ज्यादा चेंज हुआ एडियाबैटिक चेंज में। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम होगा, आइसोथर्मली एक्सपैंड करवाया, प्रेशर कम तो हुआ बट इतना ज्यादा नहीं। जब एडियाबैटिकली एक्सपैंड कराया इसी गैस को, सेम वॉल्यूम V1 से V2 तक, अब चेंज इन प्रेशर ज्यादा आया। वैसे ही यहां पर देख लो, वॉल्यूम V2 से V1 की ओर आ रहे हैं, तो सपोज ये फाइनल प्रेशर वही था, P3 नाम दे दो इसको, ये आ गया P2 और ये आ गया P1। जब आपने आइसोथर्मली एक्सपैंड किया तो प्रेशर P3 से P2 तक गया, चेंज इन प्रेशर स्मॉल है। लेकिन जब इसी को एडियाबैटिकली एक्सपैंड करा तो चेंज इन प्रेशर लार्ज है, P3 से P1 पे गया। डायग्राम यही चीज इंडिकेट कर रही है, ध्यान से देखिए जरा, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक आपको समझा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा यहां अच्छे से। तो इसी टॉपिक को अब मैं सम अप करने जा रहा हूं। इसी टॉपिक को हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ isothermal curve, sorry, adiabatic curve, adiabatic curve is always greater than slope of adiabatic curve. I'm not finding the symbol of greater than here. चलो anyway, मैं इसको words में लिख देता हूँ, is always greater than, चाहे compression हो या expansion हो, greater than isothermal curve। इसकी स्लोप हमेशा ज्यादा होगी। फॉर सेम चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर जिसमें ज्यादा होगा उसकी स्लोप ज्यादा होगी, डीपी। फॉर सेम डीवी जिसमें डीपी ज्यादा होगा, वो किसमें ज्यादा होगा, वो हमेशा एडियाबैटिक में ज्यादा होगा, ठीक है। तो वैसे भी इन जनरल मैंने आपको बताया स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। सो जस्ट अ मोमेंट, I think this is okay. तो बच्चों आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूं, स्लोप ऑफ आइसो एडियाबैटिक कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे स्लोप की बात करता हूं। इन जनरल मैंने आपसे बताया, बहुत बार ये चीज डिस्कस हुई, स्लोप किसी भी कर्व की क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। सो स्लोप क्या होगी, डीपी बाय डीवी। तो इनडायरेक्टली हमें प्रूव करना है डीपी बाय डीवी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस is always greater than dp by dv of isothermal process। हाँ बेटा, तो ये चीज हम कैसे प्रूव करेंगे। तो बेटा इसको प्रूव करने के लिए हम जनरल इक्वेशंस का सहारा लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी आइसोथर्मल प्रोसेस। कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस लीजिए, कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस।
आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जनरल इक्वेशन रहती है प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप क्या करें, अब आप एक ही काम करें, यू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। किसके रिस्पेक्ट में? भाई किसी के रिस्पेक्ट में भी कर लो, टी के रिस्पेक्ट में, वी के, जो मन करे, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, जैसे मान लो आप टी के रिस्पेक्ट में कर लो तो डिनोमिनेटर में dt आएगा, उसको बाद में राइट साइड ले जाना, वो जीरो हो जाएगा। तो यहां लगेगा चेन रूल, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर, पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू जीरो। मान लो आप विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे होते तो अपॉन dt आता, तो उसको राइट साइड ले जाओगे, वो फिर से जीरो हो जाएगा। तो यहां से बेटा अगर आप इसको राइट साइड ले जाओ, पी डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी। यहां से अगर आप dp बाय dv की वैल्यू निकालें, इस dv को इधर ले आओ और वहां, तो dp बाय dv किसके लिए? फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dp बाय dv की जो वैल्यू आ रही है, आप देख रहे हैं क्या आ रही है, माइनस पी अपॉन वी। माइनस साइन तो ये शो कर रहा है कि स्लोप नेगेटिव है, वो तो हम पहले ही जानते हैं, पीवी ग्राफ की स्लोप हमेशा ही नेगेटिव आती है, यस और नो? तो बेटा पीवी ग्राफ की स्लोप हमेशा ही नेगेटिव होती है, इसलिए फॉर्मूले में हमारे पास साइन नेगेटिव आ रहा है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, dp बाय dv फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। ये हमने यहां पे प्रूव कर दिया। चलिए इसको थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं। सो dp बाय dv फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस पी बाय वी। माइनस पी बाय वी मतलब नेगेटिव साइन, तो ये बता रहा है कि स्लोप तो नेगेटिव होनी है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई, p अपॉन वी। अब सेम हम बेटा यूज करके देखते हैं, अब मतलब यही सेम स्लोप हम डिटरमिन करेंगे सो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूं, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जनरल इक्वेशन जो है वो p इंटू वी टू द पावर गामा इज कॉन्स्टेंट। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करो, व्हाट विल वी गेट? चेन रूल लगाएंगे, प्रेशर इनटू वी टू द पावर गामा है ना, तो एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू डीवी भी आएगा, प्लस वी टू द पावर गामा इंटू डीपी इज इक्वल टू जीरो। इसको राइट साइड ले जाओ, सो गामा पी वी टू द पावर गामा माइनस वन इंटू डीवी दैट इज इक्वल टू माइनस डीपी इंटू वी टू द पावर गामा, यही आ रहा है। ओके, हमें क्या चाहिए, डीपी अपॉन डीवी, डीवी को राइट साइड ले आओ, गामा पी वी टू द पावर गामा माइनस वन अपॉन वी टू द पावर गामा दैट इज इक्वल टू माइनस डीपी, यही आ रहा है, माइनस डीपी बाई डीवी। तो माइनस साइन आप उस साइड लेके जा सकते हैं, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि डीपी बाय डीवी फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस कम्स आउट टू बी, अगर आप यहां देखोगे बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, इस गामा को ऊपर ले जाओगे तो गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस गामा हो जाएगा, तो v की पावर क्या बचेगी, माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस गामा टाइम्स p अपॉन v, राइट। तो क्या वैल्यू आ गई, माइनस गामा टाइम्स p अपॉन v। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यही स्लोप क्या आ रही थी, p अपॉन v। इस केस में कितनी आ गई, माइनस गामा टाइम्स p अपॉन v आई कि नहीं, तो इसका मतलब ये गामा टाइम्स होगी। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं dp बाई dv फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू गामा टाइम्स dp बाई dv फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इससे प्रूव हो गया कि नहीं, स्लोप इसकी ज्यादा होनी चाहिए। और इवन यहां तो एक्सप्रेशन से हमने प्रूव किया, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये डेरिवेशन आपको आनी चाहिए कि आप प्रूव कर पाए स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। और यहां डायग्रामेटिकली मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब आप इसके ऊपर सोचिए, स्टिल कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज हम यहीं पे कंक्लूड करने जा रहे हैं बेटा। अगली क्लास में हम वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कुछ इक्वेशंस डिराइव करेंगे। इसके सिवाय आइसोकोरिक, जिसको हम आइसो वॉल्यूमिक भी कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, ये सभी तरह के प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा जी। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।